हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजेश सिंह, योर मैथ टीचर। बच्चे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 2 अलजेब्रा का जो आपका जो है सेकंड चैप्टर आने वाला है, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर। ये वैसे तो ये चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन यूनिट 2 में पहला चैप्टर आता है पॉलिनोमियल और दूसरा चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम देखेंगे बच्चे, ये जो है बोर्ड में कितने मार्क्स को कैरी करता है। ठीक है, तो ये बच्चे टोटल जो है 6 मार्क को कैरी करता है। 6 मार्क्स इसके होते हैं और ये बच्चे 6 मार्क्स में ये आने वाला है। अब ये जो 6 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें जो है एक MCQ होगा, फिर 2 मार्क्स का होगा, फिर 3 मार्क्स का होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे होंगे, सेक्शन ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, तो ये तीनों सेक्शनों में ये आएगा। अब हम बात करेंगे बच्चे इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं। ठीक है, तो टॉपिक इसके कौन कौन से होंगे, अगर इसकी हम बात कर लें तो इसमें जो टॉपिक आएगा आपके पास, वो सबसे पहले तो आपको पता है कि एक्सरसाइज जो है आपको इसमें NCERT से भी मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। और भी अगर बात करें तो देखो टॉपिक जो है कवर कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले बच्चे ग्राफ 3.1 आप पढ़ते हो ग्राफ से, तो वो भी बच्चे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ये बच्चे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पहले टॉपिक में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखो दूसरी टॉपिक जो इसकी कवर होगी वो बच्चे होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया है और उसको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। वो आपको मेथड दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो सॉल्व 2 पेयर्स of linear equation in two variable by any method, और मेथड कौन कौन से एप्लीकेबल हैं, तो वो है बच्चे एलिमिनेशन, और दूसरा है बच्चे सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो दो मेथड हैं बच्चे, इससे आपको ग्राफ से क्वेश्चन देगा, इससे क्वेश्चन देगा। अभी देखो बच्चे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन देगा, वो होगा बच्चे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये मैं अपने तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं क्योंकि ये जब भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछता है तभी जाके वो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंडीशन पे बच्चे होगा। ठीक है, और ये कंसिस्टेंट पे होगा, इनकंसिस्टेंट पे होगा, और क्या हो सकता है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंडीशन आपके पास पहले से है, पैरेलल हो सकता है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं तो एक और कंडीशन आपके पास आती है बच्चे, कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और क्या हो सकता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इससे ज्यादा पूछता है, इससे भी पूछता है यूनिक से। अब यहां देखो ये हो गया आपका तीसरा। अब हम बात करेंगे अपने चौथे। तो अब यहां से आप देखो 1 नंबर के क्वेश्चन जो है इससे हो सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन इससे हो सकते हैं, 3 नंबर में जो आएगा एनी सिचुएशनल प्रॉब्लम, मतलब आप बात करें तो उसको आप कह सकते हो वर्ड प्रॉब्लम, लिख लीजिए एनी सिचुएशनल। अब यहां एनी सिचुएशनल प्रॉब्लम में क्या आएगा बच्चे, वर्ड प्रॉब्लम जो आप पढ़ते हैं वो आएंगे। और आपको अच्छे से पता है वर्ड प्रॉब्लम जितने भी आपकी बुक में दिए हैं
वो सभी के सभी को प्रिफर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये टॉपिक हमें कवर करने हैं। अब इसमें से बच्चे देखो, मैंने ऐसा आपको बताया, हम ये कहते हैं कि हमें मान लीजिए ये नहीं तैयार हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें पता है कि इस नंबर से भी आने वाला है, हम ये तैयार कर लें। पहले क्या था, पहले आपको चैप्टर को बताए जाते हैं कि ये चैप्टर आप पढ़ लें। अब धीरे धीरे जब आप चीज़ों को पढ़ते जाते हैं तो अब क्या है, वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा आसान होती, कुछ आप समझते जाते हो। अब क्या है इनमें कि अब आप क्या कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें तो कर रहे हो, इसमें से अगर टॉपिक वाइज अगर आपको नंबर मिल रहा है तो आप उन टॉपिकों को पढ़ें जो आपके समझ में आता है। ऐसा थोड़ी है कि इस चैप्टर से कोई टॉपिक ही नहीं आएगा आपके समझ में, तो आपके समझ में बहुत सारी टॉपिक आने वाली हैं, तो आप ये कर सकते हैं। एटलीस्ट ये आप कर सकते हैं, ये मेथड आप देख सकते हैं, ये सब तो आप कर ही सकते हैं। ग्राफ्स भी हो सकता है। यहाँ बच्चे क्या होता है, इसकी वैरायटी बहुत सारी होती है, लेकिन फिर भी आप अपनी बुक्स के क्वेश्चनों को पढ़ के जाएं तो आप इस आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करें बच्चे तो NCERT की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज बच्चे अगर हम बात करेंगे तो 3.1 पढ़ सकते हैं, 3.2 पढ़ सकते हैं, 3.3, और इसके बाद जो है आपको इसके बाद जो होगा इसके आगे के सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम आप पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम जो दिए है। और एक्सरसाइज जो पढ़ना है 3.6 आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 3.5 में भी के की वैल्यू है, 3.5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ बच्चे ये सारी चीज़ों को आपको कवर करना होगा। मैंने आपको क्या बता दिया, इस चैप्टर से कितने नंबर के आने वाले हैं, कौन कौन सी टॉपिक आप कवर करने वाले हैं, ये आपको करना है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो आप बच्चे इनके बेस पे है और बोर्ड में पूछे गए हैं, तो आप बच्चे उन्हीं वैसे ही टाइप के क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे। ये नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने दिया उसे आप रट लेंगे, रटना इसका सॉल्यूशन नहीं है, समझना इसका सॉल्यूशन है बच्चे। अगर आप समझ लोगे, नंबर भी बदल जाएगा तो आप उसे कर सकते हो, तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें अब मैं आपको देने जा रहा हूं बच्चे इनके क्वेश्चन, 10 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है, और कितने नंबर के आने हैं। जो बोर्ड में पूछे गए हैं बच्चे, हम उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको ग्राफ से बताया था, तो आप बच्चे उस क्वेश्चन में बच्चे ग्राफ की भी बात करेंगे। और ग्राफ से जो है वो क्या है, तो लिखा डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट coordinate of the vertices of a triangle the equation whose sides are given। बच्चे देख लो, ये 3 आपको इक्वेशन दिए गए हैं। डिटरमाइन द ग्राफिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर गिवन, 2y - x = 8, 5y - x = 14, y - 2x = 1। अब ये देखो बच्चे, ये कैसे क्वेश्चन होगा, मैंने आपको बताया, इसमें थोड़ा थोड़ा मैं हिंट भी देते जाऊंगा। सबसे पहले बच्चे क्या करना होता है, इन सब के बच्चे जो है आपको सॉल्यूशन पता करने होते हैं। सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं बच्चे, इसे आप क्या करते हो, x की कोई वैल्यू रखो या y की कोई वैल्यू रखो और इससे एक सॉल्यूशन पता करते हो। तो सॉल्यूशन मैं आपको बस एक का बताता हूँ, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। और देखो लिखा है 2y - x = 8,
यक्स मुझे अकेले दिख रहा है, जो मुझे अकेले दिखेगा उसे ही मैं रखना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, यक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 8। भाई यक्स इधर आया, 8 इधर आ गया। अब y की कोई भी वैल्यू रखिए, y की कोई भी दो वैल्यू, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप माइनस में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, प्लस में जाना चाहते हो। अगर प्लस में जाना चाहोगे तो इसकी वैल्यू 4 और 4 से ज़्यादा लोगे, क्योंकि 4 2 जा 8 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो बस इतना ही काम आपका होता है, इसके बावजूद भी आप मैक्सिमम नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? अब ये देखो, इसके लिए एक सॉल्यूशन बॉक्स होता है जो आपको सॉल्यूशन बॉक्स प्रिपेयर करना होता है। यहाँ आपको दिया हुआ है कि यक्स और वाई, यक्स की वैल्यू आपको मिलेगी, वाई की रखनी पड़ेगी। तो वाई की वैल्यू मैंने बताया कि आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। आपको क्या पसंद है, ये आपको अगर सारी चीज़ें आती हैं ग्राफ में अच्छे से रिप्रेजेंट करना, कोई वैल्यू ले लो। मैंने वाई की वैल्यू 4 लिया तो ये एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। वाई की वैल्यू 5 लिया तो 5 2 जा 10, 10 से 8 गया तो 2 लीजिए। अब इसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट इसके मिल गए 0 4 2 5। अब मैं ग्राफ में इसे प्लॉट कर दूंगा, यहां से भी सेम वैसे ही करो जैसे इसे मैंने किया, इसको भी ऐसे करो। इन तीनों को बच्चे करके आप क्या करोगे, हर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पॉइंट मिल रहे हैं। सपोज कीजिए ये आपका 0 और 4 है तो x 0 है, y 4, यहाँ आएगा 2 और 5 है तो यहाँ बच्चे देखो 2 है और 5 है। तो ये देखो, वैसे भी तुम पहले माइनस लेते तो माइनस ऐसे बन रहा है, दूसरे का आता ऐसे बन रहा है, तीसरे का आ रहा है ऐसे बन रहा है। तो अब इसमें ट्रायंगल का वर्टिसेस बताना था, 1 2 3। अब ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे तो 3 वर्टिसेस आपको दिख जाएंगे। और इसमें डिटरमाइन ग्राफिकली जो कोऑर्डिनेट आपको बताना था, कभी कभी एरिया भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप ऐसे कर सकते हैं, करना आपको है। मैंने बताया था कि मैं सिर्फ आपको जो है बताऊंगा, हिंट दूंगा, करेंगे आप। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो मैंने उसमें पहले ग्राफ से बताया था, दूसरा क्वेश्चन जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिखा है क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग इक्वेशन will the following equation have infinite many solution, infinite many solution। अब यहां बच्चे देखो, अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। और इसमें क्या कंडीशन होती, इक्वेशन तो आपको मैं दे ही रहा हूं, 2x + 3y = 7 और ये दिया है k + 2 और ये x प्लस माइनस है -3 1 - k y = 5k + 1। अब ये इक्वेशन कभी कभी इसके साइड में लिखा जाता है, नीचे लिख देने से आपके दिमाग में चला जाएगा a1/a2 b1/b2 c1/c2 को हम बच्चे कैलकुलेट करेंगे। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल लाइन की कंडीशन, क्योंकि बच्चे मेनी सॉल्यूशन पैरेलल में ही होते हैं, ठीक है, पैरेलल में होते हैं, गलत। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो होते हैं वो किस में होते हैं बच्चे, कोइंसिडेंट। बच्चे जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगी, सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे, इसलिए पैरेलल में क्या हो सकता है बच्चे, नो सॉल्यूशन, 2 पैरेलल लाइनें कहीं मिलती नहीं है। तो ये आपके कंडीशन आपको पता है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसी सीरीज में तो एक और क्वेश्चन बोर्ड से है, वो क्या है, लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग इक्वेशन हैव, वहां तक तो सेम रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये आप लिख ही लेंगे, क्वेश्चन में आपको वही लिखना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चे बताया गया कि इससे भी बच्चे आपके पास आएगा ही आएगा। और इसमें भी आपको इक्वेशन दिया गया है
kx प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। तो इसमें भी k की वैल्यू बतानी है, इसमें भी यूनिक सॉल्यूशन दे दिया है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और इंटरसेक्टिंग लाइन की भी कंडीशन। अब यहाँ एक चीज रह गई है, यहाँ तो सारे बराबर हो जाएंगे तो चलेगा, यहाँ क्या होता है बच्चे, देखो k की वैल्यू दी गई है और ये 3 दिया, यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको। यहाँ देख लीजिए क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का है, और यूनिक की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ नॉट इक्वल टू वाला ही क्यों, इसके आगे वाला भी होता है, लेकिन आपको पता है कि आगे में तो k है ही नहीं, k तो हमारा पहले ही है। तो यहाँ अगर रखूंगा तो ये हो जाएगा k/3 और हो जाएगा 2 यहाँ देखो a1/a2 b1/b2, तो 2/6। ये आपको अच्छे से पता है, 2 3 जा और 3 से 1 ही टाइम, तो k की वैल्यू 1 और यहाँ नॉट इक्वल टू है, तो k जो है वो नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब जब हम यहाँ लिखा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए, और यहाँ पे आ रहा है k इज नॉट इक्वल टू 1। तो आप यहाँ जवाब जब लिखोगे तो लिखोगे एक्सेप्ट 1, ठीक है। यहाँ जब आप लिखोगे स्टेटमेंट लिखोगे लास्ट में, तो द वैल्यू ऑफ k इज एक्सेप्ट 1 के अलावा k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यूनिक के साथ यूनिक। यहाँ 1 आंसर नहीं है, यहाँ k इज नॉट इक्वल टू 1 है। इसका मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा कि द वैल्यू ऑफ k इज एनी नंबर एक्सेप्ट 1, कोई भी नंबर हो सकता है, एक को छोड़ के, एक नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, बस यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। और जगह कंडीशन में ऐसे स्पेशली अगर आ गए तब तो आपको लिखना, जहाँ नॉट इक्वल टू की कंडीशन आएगी वहाँ आप लिखेंगे। अब बच्चे देखो, मैंने कहा था ग्राफिकल से, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, k की वैल्यू हो गया। इसके बाद मैंने आपको टॉपिक में बताया था कि सिंपल क्वेश्चन आएंगे, और वो जो क्वेश्चन होंगे वो उनको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आनी चाहिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ वो क्या है। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, जैसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड इसमें अप्लाई करोगे। अगर हम बात करें, हमारे सिलेक्शन की हम बात कर लें, तो हमारे सिलेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो एलिमिनेशन मुझे अच्छा लग रहा है। और इसमें अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन है 3x - 5y इज इक्वल टू 4 और 2y + 7 इक्वल टू 9x। बच्चे देखो, क्वेश्चन यहाँ एकदम सिंपल अपने पूरे के पूरे उसी फॉर्मेट में ही दिया गया है, लेकिन यहाँ जो है आपका वेरिएबल चेंज कर दिया। वेरिएबल मतलब इधर उधर लिख दिया गया। सबसे पहले इसे प्रॉपर ऑर्डर में करोगे, उसके बाद आप करोगे। तो आप किसी भी मेथड से इसको बच्चे आप कर सकते हो, एलिमिनेशन से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। तो ये बच्चे पहले 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको कहा था कि कुल टोटल 10 क्वेश्चनों की एक सीरीज होगी, जिसमें आपको बच्चे पूरे चैप्टर मार्किंग स्कीम के साथ बच्चे मैं आपको बताऊंगा। तो इन 5 क्वेश्चनों का बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप प्रैक्टिस करते रहे बच्चे। और एक काम ये भी करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करो, लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगले 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सिचुएशनल प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। तो सिचुएशनल प्रॉब्लम के लिए देखते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे, और आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। 100% बच्चे उनके चांसेस होते हैं। अगर वो नहीं आया तो अपने जैसे ही किसी क्वेश्चन को दे देगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि वो जो टॉपिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं इसमें। अब हमने क्वेश्चन नंबर आपको बता दिए 5 तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। और अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। अगर आपके पास है तो आप उसे लगाए भी होंगे, और एग्जाम में भी आपके पास कभी ना कभी तो आया ही होगा, टीचर ने आपको दिया ही होगा। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। in 10 hours।
in 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed. Determine the स्पीड आप, ये आपको लिखा है बोट और किसका आप निकालोगे बच्चे, बोट एंड स्ट्रीम। अब यहां पे बच्चे देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये आपको पता है कि ये रिड्यूस मेथड का क्वेश्चन है। इसमें बच्चे देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों बातें लिखी गई हैं। तो सबसे पहले बच्चे आपको बोट और स्ट्रीम भी लिखा गया है। बोट की स्पीड हमेशा बच्चे स्ट्रीम की स्पीड से, स्ट्रीम मतलब आपका जो करंट है, जो धारा बहती है, उसकी बात हो रही है। इसमें हमको करना क्या है कि यहाँ लिखा है स्ट्रीम और बोट, तो बोट की स्पीड ऑब्वियसली बच्चे क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो आप उसे यक सपोज कर लोगे। तो इसमें बस मैं आपको हिंट एक दे रहा हूँ, लेट स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड को आप बच्चे सपोज कर लोगे यक्स, और स्ट्रीम की स्पीड को सपोज कर लोगे वाई। अब हम बात करेंगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में बच्चे करंट जो होता है, जो अप स्ट्रीम मतलब हम जब उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड आपकी हमेशा माइनस होती है, और डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में अगर हम बात करते हैं तो प्लस होता है। बस ये स्टेटमेंट आपके एकदम जो है कॉपी पेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई चेंज नहीं है। अब कह रहा है इन 10 आवर्स, बच्चे टाइम पे बात हो, ये जो भी क्वेश्चन आते हैं टाइम पे आता है, टाइम टाइम इक्वल टू टाइम, ये कॉन्सेप्ट आपका होता है। ये चाहे चैप्टर नंबर 3 से आए, चैप्टर नंबर 4 से आए, यही कॉन्सेप्ट होता है। अब ये दो टाइम है, तो एक होगा टाइम अप स्ट्रीम का, एक होगा डाउन स्ट्रीम का, और ये होगा टोटल। टोटल आपने टाइम दिया 10 आवर्स, अप स्ट्रीम टाइम कह रहा है, और टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, बस काम खत्म। अप स्ट्रीम टाइम, और टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस। तो अप स्ट्रीम में चलें, 30 किलोमीटर है अप स्ट्रीम में डिस्टेंस, इसकी स्पीड बात कर लें अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद तो आपको मेथड पता ही होगा अप स्ट्रीम और डाउन, ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। उसी तरीके सिमिलरली अगर हम बात कर दें तो ये मेरा बन जाएगा 40x माइनस वाई और 55x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। इसके बाद आप क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने बताया था कि आपको हिंट दिया जाएगा, तो हिंट ही दिया गया है। अब आप क्वेश्चनों को कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे बच्चे, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, 7 अब देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी से बच्चे आपको करना होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, लिखा है, ये आपकी बुक में है नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन जो है इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, बच्चे देखो इसका आंसर आप जब निकालोगे तो आंसर आपकी बुक में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है अ ट्रेन कवर्ड a certain distance, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं बच्चे। देखो वर्ड प्रॉब्लम जब आप पढ़ते होगे तो भी बच्चे लेंथ ब्रेथ के भी क्वेश्चन आते हैं, एरिया से रिलेटेड आते हैं। जैसे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी आता है। लिखा अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the train would have been faster 6 kilometer per hour faster, it would have taken
टेकन 4 hours लेस देन 4 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। अब यहां देखो इतना ही, आधे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस चलती है वो डिस्टेंस आपके पास होगा। इफ द लिखा इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर। बच्चे आप देख रहे हो कि स्पीड की बात कर दी है, तो स्पीड हो गया, और यहां कह रहा है बच्चे टाइम की बात, तो स्पीड और टाइम जो होता है वो होता है बच्चे डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पे हम जो क्वेश्चन लगाएंगे, हम यहां सपोज करेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन यक्स टाइम टेकन, ये आपके पास होगा वाई। ठीक है, जो टाइम ले रही है, और यहां से बच्चे देखो स्पीड और टाइम है तो डिस्टेंस x इंटू वाई, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। अब यहीं से आपका ये क्वेश्चन होगा। अब यहां कह रहा है कि जो आपका जो शेड्यूल्ड, यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, तो इसमें आप क्या करोगे, 6 से प्लस कर दोगे, और यहां कह रहा है कि इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस, 4 hours लेस, तो डिस्टेंस तो वही कवर करेगी, डिस्टेंस एक्स वाई के बराबर ही कवर करेगी। तो यहां से जब लिखोगे बच्चे यक्स प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू यक्स वाई, यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां बच्चे देखो यक्स वाई इलिमिनेट हो जाएगा, और एक बच्चे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक में बना के आपको दिखा दे रहा हूं, एक्स वाई, और यहां से हो जाएगा -4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू यक्स वाई। एक्स वाई कैंसिल हो गया, आपके पास हो जाएगा 4x और -4x है प्लस 6y इज इक्वल टू -24। अब 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन बन जाएगा। वैसे इक्वेशन का फॉर्म आपको दिख ही गया, अब आप बना सकते हो। तो ये था ऐसे ही क्वेश्चन है, और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके आगे का एक कंडीशन से तो आप इक्वेशन बना ले रहे हो, अब दूसरे कंडीशन में भी ऐसे ही आपको बनाना होगा। तो ये जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं, और इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। अब अभी क्या है कि आप लोग जो है टाइम का यूटिलाइजेशन सीखे, और सबसे बड़ी बात एक चीज है कि सैंपल पेपर भी आप सॉल्व करते रहेंगे, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलता रहे। आइए देखते हैं आगे लिखा फॉर अ शेड्यूल्ड टाइम। अब यहां कह रहा है कि एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर by 6 kilometer, it would have been taken 6 hours more than the scheduled time, more than the scheduled time. Find the length of journey. Find the length of journey मतलब टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, और इसका बच्चे देखो इसका आंसर जो है मैं आपको यहां दे दे रहा हूं 720। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और ये आ जाएगा। अब यहां अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर, अगर वर्ड प्रॉब्लम में बात करते अगला, तो द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 ईयर मोर देन। आप देखेंगे कि आपकी बुक में बच्चे एज रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, उनमें से ही कोई एक जो है प्रॉब्लम आपको आ सकता है। और यहां पे मैं द प्रेजेंट एज
ऑफ अ फादर इज 3 years मोर देन इज 3 years। बच्चे ये जो भी क्वेश्चन है सब बोर्ड में पूछे गए हैं। 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। थ्री ईयर हेंस 3 years hence the father age will be 10 years more than twice the age of son। Determine their present age। और इसका बच्चे आंसर है आपके पास 33 और 10। यहां देखो बच्चे वैसे एज वाले जो प्रॉब्लम होते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ सन। तो आपको अच्छे से पता है कि फादर की एज यक्स आप लेंगे और सन की एज वाई। तो फादर की एज मैंने बोला है, फादर को आप यक्स ले रहे हो, तो यहां होगा लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times। तो यक्स इज इक्वल टू 3y + 3। यही हो गया भाई। यक्स जो होगा वो 3y + 3 होगा। ये पहला इक्वेशन तुरंत बन गया। उसी तरीके से यहां लिखा 3 years हेंस, तो हेंस है नहीं समझ में आ रहा, विल से आप समझ लोगे, आगे की बात कर रहा है। तो 3 years, अब इन दोनों में बच्चे 3 years ऐड करोगे क्या होगा? तो अगर हम बात करते हैं 3 years दोनों में ऐड करोगे तो x + 3 और y + 3 दोनों में ऐड होगा। और लिखा 3 years हेंस द फादर एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द। जो भी आपको करना होगा आप बच्चे सन के एज में करते हो, और सन की एज में मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। अब बच्चे देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अब लगभग खत्म होने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे आप आराम से इसको लगाने के लिए। बच्चे ये टैक्सी चार्ज वाले क्वेश्चन है, और आपको की बुक में भी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया 9। अगर हम बात कर लें तो टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, ये आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है। कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, and the remaining charge depend upon the distance traveled। अब ये तो आपको लिखा हुआ कंडीशन। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में फॉर और जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज ₹75। यहीं पे आपको दिया हुआ बच्चे देखो, ये टैक्सी चार्ज में हम क्या करते हैं, हम एक फिक्स चार्ज ले लेते हैं और एक लेते हैं पर किलोमीटर चार्ज वाई। हम ये फिक्स चार्ज लेते हैं और यहां से हम कहते हैं कि ये एडिशनल चार्ज है।
अब हम बात करेंगे कितने किलोमीटर जाना है, 10, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 75। ये इतना इजी होता है बच्चे। आप वही कह रहा ना, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे, और एक चीज याद देना, मैंने ये जो भी स्कीम बताएं इसके अगर अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं, अगर हम बच्चे इक्वेशन तक बना दे रहे हैं, उसके आगे गलत हो जा रहा है तो भी बच्चे नंबर जरूर देगा स्टेप मार्किंग। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल है। जो भी आप पढ़ेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नुकसान करे। तो ये हो गया फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर। अगेन आगे लिखा है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज ₹110। Find the fixed charge and charge per किलोमीटर। ये हो गया। और कह रहा है ये निकालने के बाद आपसे कह रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड फाइंड द चार्ज ऑफ कवरिंग। एक आगे इसी में है फाइंड द चार्ज ऑफ कवरिंग a distance of 35 किलोमीटर। तो बच्चे देखो इसके आंसर बच्चे 5, 7 ये फिक्स चार्ज है, ये एडिशनल चार्ज है, और इसका जो आंसर आएगा 35 के लिए 250। तो ये आप निकाल दोगे। अब आइए एक क्वेश्चन छूट गया था जो ऊपर से था, उस इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन, और वो क्वेश्चन है आपके लिए 3/x प्लस 8/y इज इक्वल टू -1। ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा है 1/x माइनस 2/y इज इक्वल टू 2। और आपको पता होगा बच्चे इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चे ये जो है कुल टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। और बच्चे देखो सबसे बड़ी चीज है विश्वास। अगर हम विश्वास रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। और जब आप चाहेंगे, जब आप अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे कोई ऐसी, आपने वो एक मूवी है, पता नहीं मुझे याद तो नहीं आ रहा, पूरी कायनात लग जाती है जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं। तो वही चीज़ है बच्चे, आप जब अच्छा सोचेंगे तो बेहतर ही होगा, ठीक है। तो अच्छा ही सोचें। और मैं तो ये कहूँगा बच्चे हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू।